जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 8 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे एंड इसी के साथ 7 नवंबर 2024 की जो कल हमने स्किप की थी वीडियो, उसके जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आज एक और मेजर जजमेंट आ गई है विद रिस्पेक्ट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस। आप सबको पता है कि आज 8 ऑफ नवंबर लास्ट वर्किंग डे है ऑफ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सर का। ऑल्दो 11th को यहाँ पे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने हैं 51st जस्टिस संजीव खन्ना जी, बट आज उनका लास्ट वर्किंग डे था, तो आज उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर भी यहाँ पे जजमेंट ला दी है। 3 जजमेंट आ चुकी हैं। एक आप देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज बी पर आया कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज को यहाँ पर एक्विजिशन से रिलेटेड। नंबर 2 मदरसा से रिलेटेड यहाँ पर जजमेंट आती है। एंड नंबर 3 आज हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट जजमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पे यहाँ पर जजमेंट आती है, जो 1967 के ऑर्डर को यहाँ पर ओवरटर्न कर देता है। तो आज जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहली न्यूज हमारे पास जो कल की थी, जिसको हमने शॉर्ट के थ्रू डिस्कस कर लिया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटेंड्स डे एट सी इन गोवा। कल राष्ट्रपति मैम यहाँ पे 7 नवंबर को गोवा में गए थे आईएनएस हंसा, जहां पर एडमिरल त्रिपाठी सर ने उनको यहाँ पे रिसीव किया था। एंड हमने किया था आईएनएस हंसा जो कि नेवल एयर स्टेशन है गोवा में, वहां पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने एम्बार्क किया आईएनएस विक्रांत को। एट प्रेजेंट 2 एक्टिव हमारे पास यहाँ पे कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है, आईएनएस विक्रांत की अगर बात करें तो सबसे पहली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। तो ड्यूरिंग हर डे एट सी ऑन बोर्ड आईएनएस विक्रांत शी विटनेस सेवरल नेवल ऑपरेशन, बहुत नेवल ऑपरेशन जो थे वहां पे उन्होंने विटनेस किए। कल हमने शॉर्ट के थ्रू डिस्कस भी किया था, इंक्लूडिंग मिग 29 की टेक ऑफ एंड लैंडिंग, मिसाइल फायरिंग ड्रिल्स फ्रॉम वॉरशिप एंड सबमरीन ऑपरेशन. It has also decided that the women will pilot the naval aircrafts. Recently, Indian Navy has got its first women helicopter pilot too. हमने ये यहाँ पर इसको भी पहले डिस्कस कर चुके हैं एक यहाँ पर सेशन में पीआईबी के, कि सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव यहाँ पर पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट है इंडियन नेवी में। तो इस न्यूज में से हमारे पास 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 हमारे पास थी जो हमें कैच करनी थी आईएनएस हंसा, जो कल मैंने शॉर्ट के थ्रू डिस्कस करवा दी थी। नंबर 2 हमें डिस्कस करनी थी आईएनएस विक्रांत इंडिजीनियस। ठीक है, विक्रांत जिसका संस्कृत में मतलब है करेजियस, आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य जो कि एक्टिव कैरियर एट प्रेजेंट इंडिया के पास है। एंड नंबर 3 हमारे पास विद इन न्यूज हमारे पास आती है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव, जो कि इंडियन नेवी की पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। तो ये 3 चीजें आपको इसमें से कैच करनी थी पहली न्यूज में से। सेकेंड न्यूज यहाँ पे आज 8 ऑफ नवंबर से सेकेंड एडिशन स्टार्ट हो गया है इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का, IMH फेस्टिवल। अब सीडीएस अनिल चौहान सर ने यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया। सेकेंड एडिशन जो है एनुअल इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल आज से स्टार्ट हो गया है नवंबर 8 2024 से। अब इसके फेस्टिवल में, इस फेस्टिवल के अंतर्गत डिफेंस एस्पिरेंट्स जो भी दिल्ली के अराउंड रह रहे हैं उनको पक्का यहाँ पे जाना चाहिए, दिखना चाहिए। एक सेंस ऑफ यहाँ पर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, इस तरह की चीजें आपके पास लेकर आएंगी। एंड इस फेस्टिवल में हम देखेंगे कि ग्लोबल और इंडियन थिंक टैंक्स, कॉर्पोरेशन, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, नॉन प्रॉफिट्स, एकेडमिक्स, रिसर्च स्कॉलर, ये सब फोकस करेंगे यहाँ पे इंडिया नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री हेरिटेज, इन सारी चीजों पे फोकस रखा जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी फोकस होगी, फॉरेन पॉलिसी क्या है, मिलिट्री हिस्ट्री क्या है, मिलिट्री हेरिटेज। जिन भी एस्पिरेंट्स को यहाँ पर मौका मिलता है एंड उनके पास एक्सेस है, वो पक्का इस फेस्टिवल को देखेगा। नाउ द इनॉग्रेशन ऑफ फेस्टिवल विल विटनेस द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट शौर्य गथा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है, इसको हम शॉर्ट के थ्रू अलग से भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट शौर्य गथा, The project is initiative of Department of Military Affairs and USI of India. अब ये फैक्चुअल आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये इनिशिएटिव किसका है। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और यूएसआई ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है, जो कि इंडियन मिलिट्री हेरिटेज को एजुकेशन और टूरिज्म के थ्रू यहाँ पर प्रमोट करने की और कंजर्व करने की एम से स्टार्ट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट शौर्य गथा, ये प्रोजेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
एंड सेकेंड एडिशन से अगर पहले मैं बात करूं कि फर्स्ट एडिशन, तो लास्ट ईयर इसका इनॉग्रल यहाँ पे इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का इनॉग्रल सेशन जो हुआ था वो मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ था अक्टूबर 21 और 22 2023 को, जहां पर इंडिया की मिलिट्री कल्चर को यहाँ पे दिखाया गया था, हेरिटेज को दिखाया गया था मिलिट्री बैंड्स के थ्रू। तीनों सर्विसेज की यहाँ पर बैंड्स ने परफॉर्मेंस दी थी एंड उसके अलावा जो भी डाइवर्स एस्पेक्ट्स हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, जो इनिशिएटिव्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ले रही है, इन सबको शोकेस किया गया था इस फेस्टिवल में। तो इस न्यूज में दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 IMHF, भाई पहला एडिशन कब हुआ, दूसरा कब। नंबर 2 प्रोजेक्ट शौर्य गाथा, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड ये किसका यहाँ पे इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का और USI ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। ये दो चीजें आपको इसमें पता हो। थर्ड न्यूज हमारे पास आज की है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एट द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर इसकी एक न्यूज थी, बट उसमें से विद इन लाइन में से हमें क्या कैच करना था, ISA। ठीक है, ISA एक और न्यूज में है इंटरनेशनल सोलर लाइंस, उसको भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ISA क्या है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। अब एक ये ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1994 में यहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी। किस एम के साथ, यहाँ पर एम क्या है इस अथॉरिटी का, माइनिंग को रेगुलेट करना और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं इंटरनेशनल सीबेड पे बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, एन एरिया दैट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। ठीक है, उन सब पे यहाँ पर माइनिंग और उससे रिलेटेड चीजों को, एक्टिविटीज को रेगुलेट करना इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का यहाँ पर क्या है, बेसिकली एम है। अब इस तरह की जो भी अथॉरिटीज होती हैं यहाँ पे, उसमें मेंबर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 170 इसमें एट प्रेजेंट मेंबर है, जिसमें से 169 तो इसमें मेंबर स्टेट्स हैं, एंड इसके अलावा आपके पास यूरोपियन यूनियन आता है। ठीक है, एंड अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात कर लें तो किंगस्टन जैमाइका यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। एफकैट में इस तरह के क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं कि कितने मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब ये स्टार्ट हुई ऑर्गेनाइजेशन, इसका एम क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो मैं आपको बताने वाला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सर ने, जो कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आज उनका लास्ट वर्किंग डे था। उसमें उन्होंने 1967 की जो AMU की माइनॉरिटी स्टेटस की वर्डिक्ट थी उसको ओवर रूल यहां पर कर दिया है। एंड इसके बाद अब उन्होंने एक रेगुलर बेंच के पास यहाँ पे इस प्रोसेस को आगे दे दिया है। रेगुलर बेंच अब बताएगा आगे आने वाले टाइम में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस की जो भी अब नई चीजें यहाँ पे लेकर आएंगे उसमें फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पर AMU may be entitled अंडर आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल 30 के अंतर्गत मे बी इंटाइटल्ड वर्ड यूज किया गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे साथ साथ ये भी कहा गया है कि उसके बाद मैटर को रेगुलर बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। बट जो 1967 की जजमेंट थी जिसमें ये कहा गया था कि AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको यहाँ पर ओवरटर्न कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर 7 जजेस का बेंच बैठा था, 4:3 का मेजोरिटी डिसीजन आया जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सर ने खुद सुनाया। ओवरटर्न द 1967 जजमेंट S अजीज बादशाह। इस केस का नाम आपसे पूछा जा सकता है जिस तरीके से पुट्टू स्वामी केस पहले पूछ चुके हैं CTS में। S अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967 which ruled AMU, जिस जजमेंट में कहा गया था कि AMU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसको माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन नहीं दिया जा सकता अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस जजमेंट से बहुत सारी चीजें इफेक्ट पड़ने वाली हैं, SC, ST, OBCs, इन सब का किस तरीके से इसका रिलेशन है हम डिस्कस करते हैं। अब द व्यू टेकन इन द 1967 केस दैट 1967 की जो केस था उसमें क्या व्यू दिया गया कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय अ माइनॉरिटी इफ इट डिराइव इट्स लीगल कैरेक्टर थ्रू अ स्टैट्यूट। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट यहां पर किसी लीगल कैरेक्टर, यहाँ पे स्टैट्यूट के थ्रू यहाँ पर अपने लीगल कैरेक्टर को डिराइव कर रहा है तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं होगा। उस चीज को ओवर रूल कर दिया है आज, रूल्ड बाय CGI DY चंद्रचूड़ लेड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। आई होप दिस इज क्लियर। तो 67 के जजमेंट में कहा गया था कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नंबर 2, एक स्टैट्यूट के थ्रू एक लीगल कैरेक्टर को डिराइव कर रही है, इसलिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, जिसको बाद में अब देखते हैं कि आज CGI चंद्रचूड़ सर ने यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था 7 का 4:3 से उसको ओवररूल कर दिया है।
The court also held that the government can regulate minority educational institution as long as it does not infringe upon their minority status. यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो भी माइनॉरिटी की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकती है जब तक वो माइनॉरिटी स्टेटस को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा। 67 की जो जजमेंट थी वो 5 जजेस ने दी थी। had similarly ruled that since AMU was a central university, it could not be accorded minority status. ठीक है, तो 67 की जजमेंट में कहा था कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए इसको माइनॉरिटी का स्टेटस यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। However, Parliament restored the AMU status with the passage of Act 1981. अब 67 में तो सबसे पहले कहा गया कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 1981 में AMU एक्ट आता है, इसको ओवररूल कर देता है, यहाँ पे रिस्टोर कर देता है माइनॉरिटी की स्टेटस को। गवर्नमेंट आर्ग्यू दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सरकार का कहना था कि जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक AMU should not be granted minority status, उनको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए, as this would limit access to certain sections of society and exclude, अगर ये माइनॉरिटी का स्टेटस इनको मिल जाता है तो SCs का रिजर्वेशन, STs का रिजर्वेशन, SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन कहीं ना कहीं वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इस जजमेंट से बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ने वाला है, SC, ST, SEBC के यहाँ पर रिजर्वेशन पे भी। तो यहाँ पे 3 जजेस के बेंच पे, रेगुलर बेंच पे इसको फर्दर ट्रांसफर कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी, सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडिया कैरिकॉम ज्वाइंट कमीशन रिव्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ रिलेशन। अब इसमें क्या मीटिंग में हुआ है नॉट इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इसमें से कैरिकॉम को आपको विद इन द लाइंस लेकर आना था कि कैरिकॉम क्या है, जिसको CC भी बोलते हैं। कैरेबियन कम्युनिटी इसका फुल फॉर्म है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। नंबर 2, ठीक है, जब हम SCO पढ़ते हैं तब हम इस तरह के वर्ड्स पढ़ते भी हैं, ठीक है। एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है ये, जिसमें टोटल 15 मेंबर स्टेट है, जिसमें 14 नेशन स्टेट हैं और एक डिपेंडेंसी है, और 5 इसके एसोसिएटेड मेंबर्स हैं। कहां पर है? अमेरिका में, कैरेबियन में, अटलांटिक ओशन में। ये अब आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है जिस तरीके से हमने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी करी है। कैरिकॉम का सेक्रेटरीट कहां पे है आपके पास? गुयाना, जॉर्ज टाउन। तो सेक्रेटरीट से रिलेटेड क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नाउ एक और ISA नंबर 1 हमने किया इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास आया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे सबसे पहले ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारे पास इक्वेटर है 0 डिग्री, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब हम सभी पता है इंसोलेशन सबसे ज्यादा हमें टॉरिड जोन में देखने को मिलती है। टॉरिड जोन कौन सा है? 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से 23 डिग्री हाफ साउथ के बीच का रीजन, जिसको टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन भी हम कहते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को टैप किया जाता है। तो 2015 में इंडिया और फ्रांस का एक इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में हमारे पास है। तो इंडिया एंड फ्रांस हैव बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड को-प्रेसिडेंट of ISA for the next 2 terms 2024 to 2026. India ran unopposed for the presidency while France emerged victorious in contact with the Grenada for the co-presidency. तो प्रेसिडेंट में इंडिया की ओपोजिशन में कोई नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट में अगर हम बात करें तो फ्रांस के ऑपोजिट में ग्रेनेडा यहाँ पर थी, बट यहाँ पे फ्रांस को को प्रेसिडेंट बनाया गया है अगले 2 सालों के लिए 2024 से 2026 तक। The election of the president and co-president follows the process ensuring the equitable geographical representation. इस इलेक्शन के थ्रू इक्विटेबल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं इंश्योर किया जा रहा है। ISA बेसिकली 4 रीजनल ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अब ये आपको ऑप्शंस वाले पार्ट पे पूछा जा सकता है। नंबर 1 स्टेटमेंट दे दे कि इंडिया और फ्रांस का 2015 में ये इनिशिएटिव था। नंबर 2 हेडक्वार्टर दे दे। नंबर 3 रिसेंटली नेपाल ने इसको रेटिफाई करा अगर करंट अफेयर्स पे बात करें। एंड नंबर 4 कि कौन कौन से इसके रीजनल ग्रुप्स हैं, तो अफ्रीका नंबर 1, एशिया नंबर 2, पैसिफिक, यूरोप एंड अदर्स, एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन इसके रीजनल ग्रुप्स हमारे पास आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। Gujarat becomes the India's first state to implement a dedicated semiconductor policy. Semiconductor से related लगातार न्यूज पिछले 1 साल से चल रही है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर पॉलिसीज, मशीन लर्निंग, ये सारे प्रोसेस। तो जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी का यहाँ पर विजन है विकसित भारत 2047, उसमें गुजरात गवर्नमेंट ने सबसे पहला गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी निकाल दी है 2022 से 2027 तक। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट था हमारे पास सेमीकंडक्टर मिशन का, कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, अगर स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आएगा तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। ये आपसे जो मनी है 76,000 करोड़ बजट नहीं पूछा जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि कौन सा पहला स्टेट है जिसने पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है, तो गुजरात। नंबर 3 पूछा जा सकता है कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, क्वाइट ऑब्वियस है ये तो। एंड जो ये लास्ट का फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया की सेमीकंडक्टर की मार्केट है वो एम कर रही है कि $15 मिलियन की वैल्यू 2020 में, जो कि $63 बिलियन तक यहां पर सरपास कर जाएगी 2026 तक। तो ये 2026, ये जो फैक्चुअल चीजें होती हैं कि कब तक क्या टारगेट है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की न्यूज में अगर हम करें कल और आज के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए INS विक्रांत और INS हंसा, अगर पूरी रिवीजन करवाऊं एकदम। नंबर 2 इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी हेडक्वार्टर क्या है क्या नहीं, प्लस तीनों की तीनों जजमेंट हमने डिस्कस कर ली है। आर्टिकल 39B, इसमें कहा गया कि मटेरियल रिसोर्सेज को आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो कॉमन गुड के लिए हो। मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, लैंड, वाटर एक्सेट्रा, जिसमें कहा कि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक्वायर नहीं कर सकता स्टेट, कुछ को ही कर सकता है जो कि अलाइन करेगी यहाँ पे उसके गोल के साथ। तो आर्टिकल 39B, इसके लिए अगर हम जब फंडामेंटल राइट्स करते हैं तो आर्टिकल 31 कैपिटल सी करते हैं, जिसमें लिखा गया है कि दो DPSP आर्टिकल 39 क्लॉज B क्लॉज C इसको यूज करके कोई भी लॉ बनेगा, और अगर वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट भी करेगा तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसको नल और वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती। 39C क्या कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 मद्रासास पे रिसेंटली अभी जजमेंट दी गई, जिसमें कहा गया जो यूपी का मद्रासास एक्ट था 2004, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को यहां पर अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, बट ये कहा कि जो हायर डिग्रीज हैं वो नहीं दे सकते, जैसे फाजिल और कामिल की, बिकॉज वो यूजीसी के नॉर्म्स को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है। ठीक है, बट ये कहा गया कि स्टेट लिस्ट में रेगुलेट करने की पावर स्टेट यहां पर है स्टेट के पास, क्योंकि मद्रासास फॉल करते हैं स्टेट लिस्ट के अंतर्गत। प्लस आर्टिकल 21 कैपिटल ए राइट टू एजुकेशन के कुछ प्रोविजंस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे नहीं लग रहे हैं। एंड उन्होंने कहा कि स्टैट्यूट को स्ट्रक डाउन करा जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अगेंस्ट हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एंड थर्ड जजमेंट आज दे दी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत उनको मे बी माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है। एंड उन्होंने उसके बाद 3 जजेस के रेगुलर बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। एंड एट प्रेजेंट जो भी वर्डिक्ट में टेस्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आगे डिसाइड किया जाएगा माइनॉरिटी स्टेटस को। तो यहाँ पे से आपके लिए आर्टिकल 30 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.